वेलकम स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं शिक्षण के स्तर पार्ट 2 मीन्स बोध स्तर या समझ स्तर। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, शिक्षण के 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर होता है स्मृति स्तर, दूसरा होता है बोध स्तर और तीसरा होता है चिंतन स्तर। जो बोध स्तर है वो एक विचार युक्त स्तर है। इस स्तर के अंतर्गत जो भी शिक्षण की प्रणाली होती है उसके अंतर्गत छात्रों को पूर्ण ज्ञान प्रदान करना अर्थात उनकी समझ का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य रहता है। इस शिक्षण के अंतर्गत अर्थात समझ एवं बोध स्तर शिक्षण अधिगम का यह स्तर स्मृति स्तर से कुछ ऊंचा होता है, अर्थात इसका लेवल उससे ऊंचा होता है क्योंकि जहाँ स्मृति स्तर का शिक्षण अधिगम केवल स्मृति पर आधारित होता है तथा उसमें छात्र पूरा ज्ञान रटकर प्राप्त करते हैं, वहीं बोध स्तर में रटने की बजाय ज्ञान को अच्छी तरह से समझने पर बल दिया जाता है। जो बोध स्तर का शिक्षण है, इस शिक्षण में छात्रों को इस प्रकार का ज्ञान प्रदान किया जाता है जिसका व्यवहारिक जीवन में भी उपयोग हो सके। इसके साथ ही इस स्तर में जब छात्रों को किसी नियम या सिद्धांत के बारे में बताया जाता है तो उसके साथ यह भी बताया जाता है कि इस नियम या सिद्धांत को व्यवहार में कैसे लाया जाए। एवं यह स्तर केवल ज्ञान की प्राप्ति पर बल न देकर उसके पूर्ण बोध पर भी बल देता है, क्योंकि इसमें यह प्रयास किया जाता है कि छात्रों को जो भी ज्ञान प्रदान किया जा रहा है उसे वे पूरी तरह से समझ सकें एवं उसका व्यवहारिक प्रयोग भी कर सके। अर्थात जो बोध स्तर है उसमें छात्रों में ज्ञान का पूर्ण विकास किया जाता है, अर्थात उसमें एक समझ उत्पन्न की जाती है। इस शिक्षण स्तर का मुख्य उद्देश्य यह है कि इस स्तर के शिक्षण अधिगम का उद्देश्य छात्रों में नियमों, सिद्धांतों आदि की पूरी समझ को विकसित करना होता है तथा इस स्तर में अध्यापक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, लेकिन वह उतना स्वतंत्र नहीं होता है जितना कि स्मृति स्तर पर होता है, क्योंकि इस स्तर के शिक्षण में अध्यापक को छात्रों की रुचि, ज्ञान एवं व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखकर फिर शिक्षण कार्य करवाना पड़ता है। जो इस शिक्षण स्तर में विषय वस्तु की प्रकृति एवं उसका प्रस्तुतिकरण इस प्रकार होता है कि इस शिक्षण में विषय वस्तु को चयन पर विशेष ध्यान दिया जाता है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि वह छात्रों के ज्ञान में वृद्धि करने के साथ ही उनमें सूझबूझ एवं समझ का भी विकास कर सके। अब देखते हैं कि इसमें छात्र की क्या भूमिका होती है। तो इस स्तर के शिक्षण अधिगम में छात्र को सक्रिय बनाने पर बल दिया जाता है और इसमें यह प्रयास किया जाता है कि यह केवल रटकर ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा बल्कि अपनी सूझबूझ एवं समझ को भी विकसित करेगा। यह स्तर छात्र को उनकी मानसिक शक्तियों को समुचित प्रयोग करते हुए ज्ञान की प्राप्ति पर बल देता है। अर्थात यह शिक्षण का स्तर वह स्तर है जिसमें कि छात्र को ज्ञान सिर्फ रटकर प्राप्त नहीं करना पड़ता, उसको अपनी सूझबूझ, अपना रुचि, अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि एवं इसके साथ ही मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए फिर शिक्षण की प्राप्ति या अधिगम प्राप्ति पर बल दिया जाता है। अब आइए देखते हैं इसके साथ ही
इस शिक्षण में इस स्तर के शिक्षण अधिगम में ऐसी विधियों को अपनाने पर बल दिया जाता है जो छात्र में ज्ञान की प्राप्ति के साथ ही उनमें विभिन्न नियमों, सिद्धांतों आदि की भी समझ विकसित कर सके। इसके अलावा कक्षा का वातावरण, इस स्तर के शिक्षण में कक्षा के वातावरण को अच्छा बनाने का प्रयास किया जाता है तथा इसमें विभिन्न प्रकार के शैक्षिक साधनों, सहायक सामग्रियों तथा अन्य तकनीकियों का भी पूर्ण उपयोग किया जाता है और शिक्षण के स्तर को छात्रों की रुचि के अनुसार ही बनाया जाता है। इस स्तर के शिक्षण अधिगम में परीक्षण व मूल्यांकन की अच्छी प्रणाली को अपनाने पर बल दिया जाता है। इसमें यह प्रयास किया जाता है कि छात्र ने जो ज्ञान प्राप्त किया है उसका स्तर क्या है तथा इसमें उचित मौखिक, क्रियात्मक एवं लिखित परीक्षण या मूल्यांकन विधियों को भी अपनाया जाता है। अब आइए देखते हैं जो बोध स्तर का शिक्षण है इसमें ऐसे क्या गुण होते हैं जो कि यह स्मृति स्तर से उच्च माना जाता है। तो इसके निम्न गुण होते हैं। पहला है मानसिक शक्तियों के विकास में सहायक। दूसरा है इस स्तर के शिक्षण अधिगम में छात्रों की मानसिक शक्तियों एवं बौद्धिक क्षमताओं के विकास में सहायता मिल सकती है। यहाँ तथ्यों को सोच समझकर ग्रहण किया जाता है। इसके साथ ही चिंतन स्तर के शिक्षण अधिगम में यह स्तर सहायक होता है क्योंकि इससे छात्रों में जो ज्ञान प्राप्त होता है उसमें सूझबूझ विकसित होती है और उन सभी का लाभ चिंतन स्तर के शिक्षण अधिगम में उठाया जा सकता है। जो तीसरा इसका गुण है वो ये है कि यह शिक्षण बोध स्तर का शिक्षण अधिगम रटने पर आधारित न होकर सूझबूझ पर आधारित होता है। इसमें छात्र जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं उन्हें उसका पूरा बोध होता है तथा उसे वे व्यवहारिक जीवन में भी उपयोग में ला सकते हैं। इस प्रकार से प्राप्त किया ज्ञान स्थायी होता है तथा इसका नेक्स्ट गुण है कि यह अधिगम कार्य को रुचिकर उद्देश्यपूर्ण बनाने में सहायक होता है क्योंकि इसके द्वारा छात्र अधिक से अधिक ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं क्योंकि इसमें विभिन्न सहायक सामग्रियों, विधि प्रविधियों एवं अन्य प्रणालियों का प्रयोग लेकर शिक्षण कार्य करवाया जाता है। ये तो थे इस शिक्षण के गुण। अब आइए देखते हैं कि इस शिक्षण में क्या दोष पाए जाते हैं। तो इस शिक्षण में निम्न दोष पाए जाते हैं। पहला है आवश्यक स्वतंत्रता व प्रोत्साहन का अभाव। तो देखते हैं कि बोध स्तर के शिक्षण अधिगम में शिक्षण अधिगम सामग्री एवं क्रियाएं पूरी तरह से नियंत्रित एवं नियोजित होती है जिसकी वजह से शिक्षक एवं छात्र दोनों को एक सीमित दायरे में कार्य करना पड़ता है। इसके साथ ही छात्रों को अपनी रचनात्मक शक्तियों के प्रयोग की स्वतंत्रता नहीं मिल पाती है और इस वजह से छात्रों में स्वयं के प्रयत्नों द्वारा ज्ञान प्राप्त करने एवं समस्याओं को हल करने की योग्यता का विकास नहीं हो पाता है और सृजनात्मक समस्या समाधान आदि के विकास में भी यह उपयोगी नहीं होती है। इसके साथ ही छात्र का केंद्रित नहीं होना भी इसका एक दोष माना जाता है क्योंकि इस स्तर का शिक्षण अधिगम विद्यार्थी केंद्रित नहीं होता है, यह विषय केंद्रित होता है जो इसका एक बड़ा दोष है। इसमें छात्र के सीखने से ज़्यादा विषय पर बल दिया जाता है। इस प्रकार जो बोध स्तर का शिक्षण है वो कह सकते हैं कि यह थोड़ा उच्च स्तर का शिक्षण है और इस स्तर के शिक्षण में छात्रों के ज्ञान में सूझबूझ का विकास करके उनके ज्ञानेंद्रियों का विकास करके और फिर शिक्षण प्रदान किया जाता है और उनकी अधिगम क्षमता को बढ़ाया जाता है। थैंक यू।